हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 30। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। -1/4 होल स्क्वायर, फिर डिवाइड में है -1/4 की होल पावर है 6। तो जब भी कभी आधार समान या बेस समान होते हैं इंटू a की पावर n, अगर आधार समान होते हैं और मल्टीप्लाई में या गुणा में है तो उनकी पावर जुड़ जाती हैं, और अगर आधार समान हो और डिवाइड में हो या भाग में हो तो उनकी पावर घट जाती है, मतलब माइनस हो जाती है। तो a की पावर हो जाएगी m माइनस n, और इसमें हमें किस तरह से माइनस करना है कि पहले वाले की पावर से दूसरे वाले को माइनस करना है, m माइनस n इस तरह से। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर दी गई है। आधार समान है -1/4 -1/4, और ये डिवाइड में है तो इनकी पावर घट जाएंगी। तो -1/4 आधार तो वही रहेगा जो था, और पावर की जगह पर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस आएगा तो किस तरह से, 2 - 6। तो -6 है तो 4 हो जाएंगे, और माइनस है तो बड़ा पावर के आगे माइनस लगा हुआ है तो -4 हो जाएगा, तो इसकी जगह हो जाएगा -4। अब इसके बाद अगर हम ऑप्शन में देखें तो कहीं पर भी नेगेटिव पावर नहीं मिल रही है, मतलब इसे हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। इस -4 को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। जब भी कभी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू लिखी हुई है, मान लो a/b, और इसकी पावर लगी हुई है m, तो अगर हम a/b को पलट देते हैं, मतलब b/a कर देते हैं, तो जो भी इसकी पावर या घात थी उसके साइन बदल जाएंगे। अगर प्लस की थी तो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस की थी तो प्लस की हो जाएगी। या फिर अगर नॉर्मली a/b कुछ लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, b/a जब करेंगे तो इसकी पावर हमें -1 लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ पावर थी नहीं। इसका मतलब क्या था, वहां पर पावर 1 होगी। यही सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होगी। अब ये माइनस को हम साइड कर देते हैं, 1/4 है, 1/4 की जगह अगर हम 4/1 लिख दें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर के साइन बदल जाएंगे, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 4, और जो माइनस था वो सेम। तो ये क्या हो गया, -4, और नीचे 1 है तो उसको हम हटा देते हैं, इसकी पावर हो जाएगी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है। 4x - 3 डिवाइड में है x - 3 और इक्वल -1/2। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4x - 3 में, और -1 का मल्टीप्लाई x - 3 में। तो 4x इंटू 2, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 8x -3 फिर इंटू 2 है तो माइनस के 6 हो जाएंगे, इक्वल टू -1 का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो -x हो जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1 इंटू 3 3। अब इस -x को हम यहाँ ले आए, -6 को यहाँ ले जाए, तो -x है इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 8x प्लस x 9x हो जाएंगे, इक्वल टू 3 है, माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, 3 + 6 9। यहाँ से 9 से 9 कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गया 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसका हमें स्क्वायर रूट या वर्गमूल लेना है। 33 कंप्लीट 16/25। अब इसका वर्गमूल लेना है। अगर हम इस 33 को हटाकर देखें तो 16 का क्या हो जाता है, 16 का होता है 4, और 25 का होता है 5, मतलब नीचे 5, 4/5 आना चाहिए फ्रैक्शन वाले पार्ट में, 2/5 3/5 4/5, और ये 1/5, तो 4/5 हमें इससे मिल रहा है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 25 में इसका मल्टीप्लाई करो 33 का, फिर प्लस 16 करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे 25 से, और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो 25 इंटू 33 75 होते हैं, और 75 ये 5 12 और 8 25 आ गया। अब इसमें हमें 16 को प्लस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 4 और 8 8 4 1 आया, 8 4 1, और डिवाइड में 25। अब इसका वर्गमूल ले रहे हैं तो 25 का तो 5 होता है, अब 8 4 1 किसका होता है, तो इसके लिए हम इकाई का अंक देखते हैं, लास्ट की डिजिट 1 मिल रही है, तो 1 हमें किस नंबर के स्क्वायर करने पर मिलती है, एक तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और दूसरा 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो लास्ट में हमें 1 मिलता है। केवल लास्ट की 1 देखी हमने। अब वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उसमें हम पीछे की 2 डिजिट कैंसिल कर देते हैं, तो 4 और 1 को हम हटाएंगे, 4 और 1 हटाने के बाद क्या बचा यहाँ पर 8। तो हमें एक ऐसा नंबर देखना है 8 से कम वाला जो किसी एक नंबर का वर्ग हो।
अगर हम 3 देखते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, वो तो 8 से ज़्यादा हो गया, मतलब हमें 3 से कम लेना पड़ेगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम 2 ले सकते हैं। तो इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे और इस 2 को यहाँ लिखेंगे। फिर 2 में हम एक ज़्यादा करके, मतलब 2 में एक प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3, 2 × 3 हो जाएगा 6। अब हमें ये 6 देखना है जो बाकी बचे हुए नंबर से क्या है। ये 6 कम है ये 8 से, तो हमें इन दोनों में से बड़ा वाला ऑप्शन देखना है। बड़ा वाला है 29, तो इसका आंसर हो जाएगा 29, मतलब 29 का ये स्क्वायर है। तो इसका वर्गमूल 29/5 आया। अब इसको और डिवाइड कर देंगे 5 से, 25, 4 बचेंगे तो 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 कंप्लीट 4/5, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वोशंट हमें बताना है जब हम इसको डिवाइड करेंगे x + 1 से। यहाँ पर भागफल पूछा है, अगर शेषफल पूछा होता तो जिससे हमें डिवाइड करना है, भाग देना है, उसको हम 0 के बराबर रखते, तो x + 1 को 0 के बराबर रखते तो x की वैल्यू क्या आ जाती -1। फिर -1 को हम इसमें रख देते जिसका डिवाइड किया जाना है, तो हमें शेषफल मिल जाता। पर भागफल निकालना है तो पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना है हमें 2x² - 3x - 5 में डिवाइड करना है x + 1 से। तो यहाँ पर हमें x में, मतलब इस तरह के डिवाइड करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पावर है x और x, इनकी पावर जा रही है तो वो एक घटते हुए क्रम में हो। ये 2 है, 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 0 होगी। तो x की घातें घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें 2x² लेके आना है, तो x + 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x² मिल जाए। तो इसका पता लगाने के लिए जो पहली वाली टर्म है उसमें हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से पहली टर्म का, मतलब x वाली टर्म का, तो x। अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या 2, और ऊपर 2x थे तो एक x हट गया तो x बचा, तो ये हम 2x लिख देंगे यहाँ। फिर 2x का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे x + 1 में, तो 2x × x, 2 और x × x, x² हो जाएंगे, और 2x × 1 तो 2x बचेंगे और प्लस के। फिर हम माइनस कर देंगे, ये माइनस का साइन, ये प्लस का था तो एक और माइनस आएगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। ये सेम वैल्यू है, प्लस की है माइनस की है, तो ये कट जाएंगी। ये माइनस का और ये माइनस का साइन माइनस का ही आएगा और प्लस हो जाएंगे। 3 और 2 5, तो माइनस के 5x और बाकी बचा हुआ -5। अब हमें -5 लेके आना है, -5x लेके आना है, तो -5x में हम डिवाइड करेंगे इस x का, तो x से x कैंसिल, बचेगा -5, तो यहाँ पर हम -5 लिख देंगे। अब -5 का मल्टीप्लाई इस x + 1 में फिर से करेंगे, तो -5 × x, माइनस के 5x और -5 × 1 तो माइनस के 5, माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो सेम वैल्यू है, माइनस की प्लस की माइनस की प्लस की तो कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका भागफल हो जाएगा 2x - 5, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है एक सर्किल या वृत्त दिया है, इसकी रेडियस दी गई है 17 या त्रिज्या 17। ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र है। अब इसमें बोला गया है कि केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा बनाई जाती है। तो केंद्र से जीवा क्या होती है, जो कि इसकी परिधि के एक साइड से दूसरे साइड तक टच करे। तो केंद्र से 8 सेंटीमीटर मान लो यहाँ तक हो गया, ये हो गई इसकी जीवा या कोण ए और बी। ये इसका केंद्र है सेंटर ओ, और इसको नाम दे देते हैं सी। ये वाली दूरी दी गई है ओ सी, ये दी गई है क्वेश्चन में 8, और त्रिज्या दी गई है 17। तो त्रिज्या क्या होती है, जो केंद्र से परिधि तक जाए, तो केंद्र से ये परिधि तक जा रही है, मतलब ये इसकी त्रिज्या है, और 17 दी गई है। अब हमें इस कोण ए बी की या जीवा ए बी की लंबाई बतानी है। अब यहाँ पर देखें हम कि ओ सी एक दूरी है, मतलब एक सरल रेखा वाली दूरी आ रही है, और ये इस ए बी पर, मतलब ये भी एक तरह सरल रेखा की दूरी ही हो गई। तो ये यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, मतलब ओ सी लंब हो जाएगा ए बी पर। और जब भी किसी वृत्त में जीवा पर लंब बनाया जाता है तो वो इस जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए सी बराबर हो जाएगा सी बी के। तो इसमें अगर हमें AC की वैल्यू मालूम चल जाए, AC की लंबाई मालूम चल जाए, तो हम पूरे AB की निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है OAC, या फिर इसको हम OAC नहीं, ट्रायंगल OCA कह दें, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, लंब बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो वो हम बीच में लेंगे, C बीच में हो गया, C पर 90 डिग्री बन रहा है ये।
अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओ सी हो जाएगा लंब, सी ए आधार हो गया और ओ ए इसका हाइपोटेनियस या कर्ण। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर होता है ओ सी के स्क्वायर के प्लस ए सी के स्क्वायर के या वर्ग के। तो ओ ए की लंबाई कितनी है? ओ ए है 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ओ सी, ओ और सी है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ए सी हमें मालूम नहीं है तो ए सी की जगह पर हम ए सी ही लिख देते हैं। या फिर ए सी की लंबाई हम डायरेक्ट ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट क्या होते हैं? 3, 4, 5। दूसरा होता है 5, 12, 13, थर्ड 8, 15 और 17। और भी होते हैं लेकिन मेन यही 3 यूज किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड दी गई तो तीसरी वाली हम निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में हम देखें 17 और 8, तो 17 और 8 इस वाले में आ रहा है, तो तीसरी वाली साइड कितनी हो जाएगी? 15। तो ए सी 15 हो जाएगी, तो ये सी बी भी 15 हो जाएगी। 15 15 30, 30 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको पूरा ही हम सॉल्व कर ले। यहाँ तक आ गए थे, 17 का स्क्वायर 289 होता है, ये 8 का स्क्वायर 64, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाए, डायरेक्ट हम माइनस कर दें इक्वल टू ये ए सी का स्क्वायर चल रहा है, ये हो जाएगा 5, 2 और 2, 225, 225 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब ये 2 है, इस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 मतलब क्या? 225 का रूट, ये हो जाएगा ए सी के बराबर, ये होता है 15 का, तो ए सी आ जाएगा 15। तो जब ए सी 15 है तो सी भी 15 होगी, तो 15 और 15 हो जाएंगे 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 5000 पर 2 साल के लिए और रेट दी गई 10%। तो 2 साल दिए गए, पहले हम 1 साल के लिए निकालेंगे। पहले साल के लिए 10% की रेट पर 5000 पर कितने लग जाएंगे? 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5000, ये 500 आ जाएगा। तो पहले साल के लिए 500, फिर दूसरे साल के लिए फिर से इस पर 10% रेट लगाएंगे तो 500 ही आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? रेट पर भी रेट लगती है। तो पहले साल के लिए इतनी आई थी, तो इस पर फिर से हम 10% लगाएंगे, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5 50। तो ये दोनों साल का इंटरेस्ट हो गया। इन सबको हम प्लस कर देंगे, 500 500 1000 और 1000 और 50 तो 1050, आंसर हो जाएगा थर्ड। या फिर इसको हम केवल रेट से भी कर सकते हैं। रेट कितनी है? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, मतलब पहले 10 था और 1 की इस पर रेट लगेगी, तो पहले 10 और 1 की रेट लगी तो बाद में अमाउंट कितना हो गया? 11। और फिर दूसरे साल के लिए फिर से लगेगा, तो 10 रेट लगाने के बाद 11। 2 साल के लिए बोला था तो हम 2 ही तक लेंगे और इंटू करेंगे नीचे की तरफ, तो 10 इंटू 10 100 और 11 इंटू 11 121। अब ये पहले था और ये बाद में था, तो पहले वाला अमाउंट हमें दिया गया है। पहले कितना था? 5000 था, तो यहां से हम कह सकते हैं 100 बराबर 5000 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो इसमें देखें, पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो कितना ब्याज लग गया? इसमें से इसको माइनस कर दो, 121 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21। तो इतने की वैल्यू हमें पता करनी है। जब 1 बराबर 50 है तो 21 बराबर कितना हो जाएगा? 21 इंटू 50, ये 0 5 और 2 5 या 10, तो आंसर हो जाएगा 1050, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये किसी शहर के 7 दिनों का टेम्परेचर के डेटा दिया गया है या तापमान का, तो इसमें हमें रेंज बताना है या फिर परास बताना है। तो कोई भी डेटा दिया गया हो, जब भी हमें रेंज निकालनी हो या फिर परास निकालनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी वाली, मतलब सबसे बड़ी वाली वैल्यू में से हम सबसे छोटी को माइनस कर देते हैं। यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू बिगर में से स्मॉल को माइनस कर देना है। सबसे बड़ी कौन सी है? 3 5 और 38, 38.1 सबसे बड़ी है। इसमें सबसे छोटी माइनस करना है, 24.2 सबसे छोटी है, तो 24.2 माइनस कर देंगे इसमें से। और माइनस कैसे करते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं हम, उसके बाद माइनस करते हैं। 11 में से 2 तो 9 बचेंगे, 5 में से 4, 7 में से 4 तो 3,
और ये 1, 13.9 इसका डेटा, इसकी रेंज आ जाएगी या परास, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, हमें एरिया क्षेत्रफल बताना है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का या समद्विबाहु समकोण का, और इसकी जो बराबर साइड होती है वो दी गई 24। समद्विबाहु क्या होता है? जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, और यहाँ पर राइट एंगल या समकोण बोला है तो 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। ये ट्राइंगल हो गया, समद्विबाहु समकोण हो गया, ए बी और सी। अब यहाँ पर दो सेम वाली साइड की लेंथ दी गई है 24। अब यहाँ पर ये तो हम लेंगे नहीं, ये कर्ण हो जाएगा, ये बड़ा होता है, मतलब हमें इन दोनों को लेना पड़ेगा 24 और 24। तो इसका क्षेत्रफल या एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस या आधार इंटू ऊंचाई या फिर हाइट इक्वल टू 1/2। आधार कितना है? 24, और ऊंचाई या हाइट इसकी कितनी है? AB, मतलब कि 24। 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 1 2 12 बार, 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 48, 4 बचा, 24 और 28, तो इसका एरिया जाएगा 288। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसके हमें फैक्टर्स बताने हैं या गुणनखंड बताने हैं। x² माइनस 3x माइनस 18। अब इसके फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो लास्ट टर्म है 18 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि माइनस का 3 मिले। तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं और 3। 9 और 2 भी होते हैं, लेकिन अगर 9 और 2 का डिफरेंस लेंगे तो 7 आ जाएगा, वो हमें लेना नहीं है। यहाँ पर 3 आना चाहिए, मतलब हमें 6 और 3 लेना पड़ेगा। अब 6 और 3 में से हमें क्या लेना है? 6 माइनस का लेना पड़ेगा और 3 प्लस का लेना पड़ेगा, मतलब -6 और +3। ये हमें इस तरह से लेना होता है कि -6 और +3 करने पर ये वाली वैल्यू हमें मिले। -6 में से जब हम +3 इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3, जो कि सेम है इस -3 के। और उसके बाद हमें -6 और -3 के जो साइन होते हैं, मतलब माइनस है और इसका है प्लस, माइनस और प्लस का इंटू करने पर जो लास्ट वाला नंबर है उसका साइन मिलना चाहिए। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इंटू करेंगे तो माइनस मिलेगा, और माइनस ही है -18, मतलब ये वाले हमने जो लिए हैं वैल्यू वो सही है। तो -6 को हम x के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 6, और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा x + 3। तो इन दोनों में से ऑप्शन में से हमें देखना है, ये हो जाएगा x - 6। या फिर इसको पूरा लिखना चाहें तो वैसे भी हम कर सकते हैं। -6 और 3 माने थे तो ये क्या हो जाएगा? x² - 3, इसको क्या लिख सकते हैं? -6x और +3x। इतनी वैल्यू लिख दी हमने इसकी जगह पर, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? -6 और +3, लेकिन इंटू में। या फिर हम इसको -18 ही रहने देते हैं, बाद में कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, क्या मिल जाएगा? x और x, तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? अंदर इस जगह पर क्या बचा? x, और यहाँ पर क्या बचा इतनी जगह पर? -6। फिर उसके बाद प्लस। अब तो ये 3x है तो ये एक 3 है, तो एक 3 कहीं इस 18 में भी होगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 एक यहाँ पर है, तो 3 एक हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? केवल x, और साइन माइनस का था, और 18 में से 3 हट गया तो क्या बचा? 6। इसके बाद x - 6 और x - 6 ये दोनों हमने कॉमन ले लिए। फिर यहाँ क्या बचा? x - 6 तो हटा दिया, x बचा यहाँ पर, प्लस यहाँ से x - 6 हट गया तो यहाँ पर 3 बचा। तो x - 6 और x + 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो एक ऑप्शन में दिया गया है x - 6, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कोण है या फिर शंकु है, इसका CSA कर्व्ड सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 165 दिया है, और स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई 10 दी गई है। तो डायमीटर क्या बताना है? मतलब अगर हमें रेडियस या त्रिज्या मिल जाए तो हम डायमीटर या व्यास निकाल सकते हैं। कोण के लिए या शंकु के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू πr/l, जिसमें से r है त्रिज्या और l है ये तिरछी ऊंचाई या स्लैंट हाइट। अब ये दिया गया है a की जगह 165 इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू r या त्रिज्या हमें मालूम नहीं है तो उसकी जगह पर r ही लिख दिया। l पता है 10 है तो इसकी जगह पर 10। इसको हम कैंसिल कर दें, 5 से 2 बार और 5 से 3 बार और 3 बार, फिर 11 से 2 और 11 से ये 3 बार 33। तो ये हो जाएगा 3 =
2/7 इंटू आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा 21 इक्वल टू 2r। ये एक 2 यहाँ पर भी बचा हुआ है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये कितना आ गया, यहाँ पर 3 इक्वल टू ये 2 है और ये 2 है तो 4 हो जाएगा, और r भी है साथ में तो r और डिवाइड में 7। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 7 में 21 इक्वल टू 4r। इस 4 को डिवाइड में ले आओ तो 21/4 इक्वल टू r। पर हमें निकालना क्या है, व्यास निकालना है। तो व्यास मतलब डायमीटर क्या होता है, 2r होता है। तो d इक्वल टू 2, r की वैल्यू हमने निकाल ली है 21/4। 21/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ये डिवाइड हो जाएगा 2, तो d की वैल्यू आ जाएगी या व्यास हो जाएगा 21/2। इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, फिर 1 जाएगा नहीं तो 0, और पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, और 5 बार चला जाएगा ये 10, तो व्यास हो जाएगा 10.5। आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है एक क्यूबिकल बॉक्स या फिर घन के आकार का बॉक्स दिया गया है, उसका आयतन या वॉल्यूम दिया है 512। तो वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, और ए क्या होती है, उसकी एक साइड या फिर किनारा कह लें उसी का। तो आयतन की जगह पर हम 512 लिखेंगे, ये दिया गया है क्वेश्चन में, ए की जगह पर ए क्यूब। अब यहाँ पर ये 3 है, इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, मतलब 5/2 की पावर 1/3 इक्वल टू ए, और 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल, या फिर इसका क्यूब रूट। 5/2 होता है 8 का, तो ए की वैल्यू आ गई 8। और यही क्वेश्चन में पूछा था, बक्से का किनारा या फिर साइड बॉक्स, तो आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक पैरेललोग्राम है या फिर समांतर चतुर्भुज है, इसकी आसन्न भुजाएं मतलब एडजेसेंट साइड, इसकी पास पास वाली साइड दी गई हैं 5 और 8। तो मान लो ये 8 है तो ये 5 है, और इसकी आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, तो ये भी 8 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। तो इसका परिमाप बताना है या परिधि। तो परिधि या परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी साइड्स को प्लस कर दो, 8 और 5 13, 13 दूनी 26, 26 हो जाएगा इसका आंसर। या फिर इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम, 2 इंटू एल प्लस बी इसमें रख दें तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन कभी भी परिमाप या फिर परिधि पूछी गई हो तो हम जितनी भी साइड रहती हैं सभी को प्लस कर दें तो परिमाप ही आता है। नेक्स्ट है एक दुकानदार आर्टिकल खरीदता है 440 में और उस पर 60 रुपये और खर्च कर देता है, अगर बेचता है 550 में तो लाभ या प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो 440 में खरीदा, उस पर 60 रुपये और खर्च कर दिए, तो 60 इसमें हम प्लस कर दें, 0 0 और 5 500, मतलब ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। और बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 550। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत बताना है, तो उसके लिए हम लाभ को ऊपर लिखेंगे। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 550 में से 500 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा 50। तो प्रॉफिट ऊपर और डिवाइड में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, वो है 500 और इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है ए बी और सी डी पैरेलल हैं या समांतर हैं, तो ये हो गई ए बी और ये हो गई सी डी। अब पी क्यू एक तिर्यक रेखा है या फिर ट्रांसवर्सल लाइन है, इस तरह से ये हो जाएगी पी और क्यू, जो कि ए बी को एम पर काटती है और सी डी को एन पर काटती है। तो एंगल ए एल पी एल, ये एल है एम नहीं है, ए बी को एल पर और सी डी को एन पर। अब एंगल ए एल पी दिया है, ए एल पी मतलब एल है तो बीच वाला लेंगे, ये हो गया 110। तो हमें एंगल एल एम डी बताना है, एम ये वाला एंगल, एल एम और डी। अब इस m की वैल्यू या तो हम यहाँ से ये वाला एंगल निकाल लें तो भी निकाल सकते हैं, या फिर पहले हम ये वाला एंगल निकाल लें तो भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट कर रही है तो अगर एक एंगल दिया है तो हम बाकी सभी एंगल पता कर सकते हैं। तो हम इसमें ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, ये 110 है तो इसी के सेम ये वाला है, ये इसका संगत कोण हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, आपस में बराबर होते हैं तो ये भी 110 हो गया। अब ये एक सरल रेखा बन रही है सी डी, इस पर
ये CD है और इस पर ये इस तरह से दूसरी लाइन आ रही है, तो इन सभी एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो जब ये वाला 110 है तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा? 180 में से 110 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा 70। तो ये वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी 70 और यही हमें निकालना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 या फिर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है ABCD एक पैरेललोग्राम में या समांतर चतुर्भुज है। A, B, C और D। अब इसमें एंगल A दिया है 135, इसकी वैल्यू दी गई है 135, तो हमें एंगल B और D को प्लस करने पर क्या आएगा वो बताना है। तो B और D, तो पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। जब A 135 है तो C भी 135 हो जाएगा। तो यहाँ से हम या तो B की वैल्यू निकाल लें या फिर एंगल D की वैल्यू निकाल लें। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में दो पास पास वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो या तो हम D और C ले लें या B और C ले लें। हम D और C ले रहे हैं। एंगल D प्लस एंगल C को प्लस करने पर 180 आएगा। एंगल D हमें निकालना है। एंगल D प्लस C की वैल्यू दी गई है 135 और इक्वल टू 180। तो एंगल D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 में से 135 माइनस कर दो तो आ जाएगा 45। तो एंगल D की वैल्यू हमने निकाली 45 और जब ये 45 है तो इसके सामने वाला B एंगल भी 45 होगा। तो 45 और 45 90 हो जाएगा। तो B और D की वैल्यू हो जाएगी 90। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसमें सभी चारों एंगल का सम 360 के बराबर होता है। सभी को प्लस करेंगे 360 के बराबर आएगा और दो एंगल हमें दिए गए हैं A और C। तो बाकी दो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 360 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो। 35 और 35 70 और एक दो 70 को माइनस कर दो 0, ये हो जाएगा 9। तो B और D को प्लस करेंगे तो 90 आएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 27 अगस्त की शिफ्ट 1 का। थैंक यू।